घर जाते हैं यहाँ से, तो पहले तो ये मौजू होता है कि कहाँ जा गए थे, कहाँ से गुम थे, क्या कर रहे थे। यानी नेगेटिव काइंड ऑफ झगड़े में बातचीत चल रही होती है, कोई ना कोई मसला है जिसके ऊपर ब्लेम गेम हो रही होती है फैमिली के साथ। जब एडिक्शन में होते हैं तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं और ब्लेम गेम चल रही होती है। लेकिन जब इलाज करा के जाते हैं तो घर वाले भी कोई ब्लेम गेम नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते, तो ऐसा लगता है कि कोई टॉपिक ही नहीं है बात करने के लिए। और दूसरे की मौजूदगी जिसमें हमें कुछ अटेंशन देनी पड़ती है वो बोझ लगने लगती है। इसीलिए अक्सर घर वाले बताते हैं ऐसे हालात में कि पेशेंट उदास, नाराज और अलग थलग रहता है। ऊपर की मंजिल में, पीछे के कमरे में कहीं वो उदास, नाराज और अलग अलग थलग रहता है, क्योंकि जब भी कोई दूसरा बंदा मौजूद होता है हमारे घर में, जो कि अपना फैमिली मेम्बर भी हो सकता है और बाहर से कोई गेस्ट भी हो सकता है, तो उसको जो अटेंशन देनी पड़ती है ये एक एफर्ट है, ये एक काम है। मतलब अटेंशन किसी को देना, जैसे आप घर में बैठे हुए हैं और कोई मेहमान आ गया है और आप उसे वेलकम करने के लिए एनर्जी महसूस नहीं कर रहे, करेज महसूस नहीं कर रहे, तो आप कहते हैं ठहरो, अंदर बुलाने से पहले मैं ज़रा ऊपर चले जाऊं तो तुसी मिलते रहो। ऐसा कभी हुआ? या कोई टेलीफोन आया है, वैसे आम जिंदगी में बात कर रहा हूँ, और आप उस वक्त कोई बहुत अच्छा नहीं फील कर रहे और आप दूसरे बंदे का वो टेलीफोन उस वक्त अटेंड नहीं करना चाहते, आप सोचते हैं कि अभी मैं नहीं करता, जब मिस्ड कॉल हो जाएगी तो 15 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद मैं एनर्जी गैदर करूंगा और मैं कॉल बैक करूंगा, क्योंकि आपको अंदाज़ा होगा कि कुछ लोग आपके जो फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, वो हमेशा आपको कॉल बैक करेंगे, वो कभी आपकी कॉल पिक नहीं करेंगे। आपको कभी इस तजर्बा ये हुआ कभी कि आपने फ़ोन किया तो उस फैमिली मेम्बर ने या फ्रेंड ने या कम्युनिटी के किसी मेंबर ने हमेशा कॉल बैक ही किया है, आपकी कॉल पिक नहीं की, तो इसकी क्या वजह हो सकती है? इसका मतलब है कि अगर रेगुलर बुनियादों पर वो बंदा कॉल बैक कर रहा है और वो मसरूफ़ नहीं था, वो किसी दूसरी कॉल पे नहीं था, वो कोई काम नहीं कर रहा था, और आपका एक पैटर्न बन जाता है रेगुलर कि आपने कॉल किया है तो 15 मिनट के बाद उनकी कॉल आएगी वापस, या आधे घंटे बाद। अगर हम फौरी कॉल नहीं उठाते तो उसके कुछ अच्छे रीज़न भी हो सकते हैं, माकूल वजूहात भी हो सकती हैं, लेकिन अभी हम उनको एक तरफ रख देते हैं और हम उनकी नामाकूल वजूहात को सामने रखते हैं कि अगर कोई बंदा हमारा अजीज़ दोस्त, फैमिली मेम्बर या कम्युनिटी का कोई मेम्बर जिसको हम कॉल करते हैं और हमें पता है कि ऑलवेज़ वो नहीं कॉल पिक करेगा बल्कि वो कॉल बैक करेगा, और आप चूँकि 100 दफ़ा इस चीज़ का तजर्बा कर चुके हैं, तो फिर आप समझेंगे कि ज़रूर इसके कोई एडवर्स या ख़राब वजूहात हो सकती हैं। वो ख़राब वजूहात क्या हो सकती हैं? उसका मूड ख़राब रहता है और उसको मूड ठीक करने के लिए कुछ टाइम चाहिए और मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए कुछ टाइम चाहिए। हो सकता है कि उसका मूड ख़राब हो और उसके अंदर वो इतनी एनर्जी ना हो, वो मेंटली प्रिपेयर ना हो, उसको पता हो कि आप ऐसे सवाल उठाएंगे जिनका जवाब देना मूड के हिसाब से उसके लिए मुश्किल है। हमारे लिए कभी कभी किसी के सवाल का जवाब देना मुश्किल होता है, या मूड की वजह से या लॉजिक की वजह से। यानी हमारे पास या तो उसका जवाब ही नहीं होता या तो फोकस नहीं होता, अटेंशन वैसी नहीं, यानी हम डिफ़ॉल्ट पे होते हैं और हम उसके सवाल का जवाब नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पर मैंने किसी के पैसे देने हैं और उसने मुझे कॉल किया है, तो अब पहली बात तो यह है कि मेरे पास पैसे नहीं है जो मैं उसको वापस करूं। एक तो वजह यह हो सकती है, या मैं किसी डिफ़ॉल्ट पे हूं, जो कुछ मैंने उसको जवाब देना है या उसको एक्सप्लेनेशन देनी है मेरे पास तैयारी नहीं है, या यह है कि मेरा मूड ही इतना डिम है कि मैं, यानी साइकोलॉजिकल एनर्जी इतनी कम है कि मैं उसको उस वक्त नहीं जवाब दे सकता, लेकिन मैं वो एनर्जी फिर गैदर करता हूँ 15 मिनट के लिए। मैं बस आपके पैसों का ही अरेंज कर रहा था।
या कुछ मैं बहाना तैयार करता हूँ, या मैं वैसे एनर्जी गैदर करता हूँ और मैं कॉल करके कहता हूँ आपकी कॉल आई थी तो खैरियत थी। तो उसके बाद आगे की बात की जा सकती है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप यहाँ से जाते हैं, जब नशा छोड़ के जाते हैं, 100 दिन के लिए नशा छोड़ के जाते हैं, तो ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं वो काफ़ी मूड के हिसाब से नॉर्मल हो चुके होते हैं। कोई 80%, कोई 16% होते हैं जिनका मूड अप एंड डाउन रहता है, कि कभी वो आपको अच्छे भले लगते हैं, कभी वो आपको अच्छे भले नहीं लगते। लेकिन 4% लोग ऐसे होते हैं कि जिनका मूड काफ़ी डाउन होता है, और तमाम घर वाले इस बारे में ये बात करते रहते हैं कि ये इसका मूड बड़ा ख़राब है, ये अलहदा रहना चाहता है और इसके साथ बात करना बड़ा मुश्किल है, ये आगे से टेढ़ा जवाब देता है, सड़ा हुआ है। इसको अंग्रेजी में वो कहते हैं स्टिंकिंग थिंकिंग। स्टिंकिंग थिंकिंग उसकी है। क्या इसका कोई मतलब आपके ज़हन में आता है कि क्या होती है ये स्टिंकिंग थिंकिंग? नहीं, ये नेगेटिव नहीं है, ये कुछ और है। ये स्टिंकिंग थिंकिंग। स्टिंक क्या होता है? स्टिंक बदबूदार भी इसका एक पहलू है कि कुछ उसकी सड़ी हुई, सड़ा बला हुआ है। अच्छा, वैसे भी घरों में कई दफ़ा कोई बुजुर्ग होते हैं जिनको हम कहते हैं टॉक्सिक पेरेंट्स। टॉक्सिक पेरेंट्स के औलाद उनसे बात करे तो वो हमेशा कोई जली कटी सुनाते हैं, और तेरी उम्र चसी है करने साथे तू की करना है, या इस किस्म की कोई बात। टॉक्सिक पेरेंट्स। घर का कोई भी फर्द टॉक्सिक हो सकता है, रिएक्टिव होने की वजह से या तलख ज़िंदगी गुजारने की वजह से टॉक्सिक हो सकता है, या वो नफ्सियाती तौर पर बीमार हो सकता है जिसकी वजह से वो टॉक्सिक हो सकता है। तो जब कोई बंदा नशा छोड़ता है तो एक इम्कान होता है कि वो हशाश बशाश नहीं हुआ। अच्छा, ये बात फैमिली मेम्बर्स को आमतौर पर समझ में नहीं आती। वो कहते हैं कि अच्छा नशा छाड़ता है तो बड़ा ठीक ठाक खुश होना चाहिए। आप में से किसी का कभी ख्याल रहा कि जो बंदा भी नशा छोड़े उसको बड़ा फिर खुशबाश हो जाना चाहिए? खुशबाश होते हैं उनके पेरेंट्स, जिनके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि देखने में अच्छा लग रहा है, नशा नहीं कर रहा, सेहत अच्छी है, सब कुछ अच्छी है, तो उनकी शॉपिंग मुकम्मल हो जाती है कि हाँ मतलब अच्छा हो गया है। लेकिन वो बंदा जिसने नशा छोड़ा हुआ है, और नशा वो इसलिए करता था कि उसकी मदद से वो अपना मूड अच्छा बनाता था, और अब उसने नशा छोड़ा हुआ है और अभी नेचुरली उसने मूड अच्छा बनाना सीखा नहीं। और ऐसा थोड़े लोगों में होता है, 4% लोगों में होता है जो कि सीरियसली जिनके मूड का भट्टा बैठ जाता है नशा छोड़ने के बाद। 4% लोग ऐसे हैं, और 16% वो लोग होते हैं जो इन एंड आउट, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा, उनका होता रहता है मूड। ये एक्चुअली बायोलॉजिकल मैटर है, ये उनकी मर्जी का मैटर नहीं है। उनके जो ब्रेन केमिकल्स हैं वो उनको तंग कर रहे होते हैं। उनके ब्रेन केमिकल्स एक्चुअली उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे होते हैं। ब्रेन केमिकल्स का ताल्लुक क्रेविंग से भी है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। चंद दिन पहले मैंने आपसे बात की थी हार्वर्ड स्टडी की। ये हार्वर्ड स्टडी 84 इयर्स हो गए हैं होते हुए, और 100 साल पूरे करने हैं उन्होंने। और जब हार्वर्ड स्टडी उन्होंने 1938 में शुरू की थी तो उसका एम सिर्फ एक था कि वो लंबी उम्र का राज जानना चाहते थे। बस इतनी बात, लंबी उम्र का राज जानना चाहते थे। बात यहाँ से शुरू हुई थी कि लंबी उम्र का राज क्या है, बस इतनी बात। अभी रिलेशनशिप तो बात की बातें हैं। उस वक्त जो बिगनिंग थी तो वो ये सोच रहे थे कि क्यों कुछ लोग लंबी उम्र पाते हैं और क्यों कुछ लोग लंबी उम्र नहीं पाते, और क्या हम ये राज जान के लोगों को बता दें कि लंबी उम्र पाने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है और क्या आपको नहीं करना चाहिए। क्योंकि उस वक्त 1938 में
ज़माना क्या था? आपको किसी को अंदाज़ा है कि 1938 में ज़माना क्या था? मैं ज़माना इस लिहाज से कह रहा हूँ कि जितना आज तरक्की याफ्ता ज़माना है, जितनी आज सहूलतें हैं, एयर ट्रैवल है, यानी एक बात यह है कि उस ज़माने में एयर ट्रैवल नहीं होता था। मुझे होश है जिस ज़माने की, वो 1956, 7 और 8, 9, ये मुझे मेरे होश का ज़माना है, जिस वक्त मैं देख रहा था कि दुनिया, अयूब खान का ज़माना तो 58 में आया था। सर सैयद अहमद खान नहीं, वो तो बहुत पहले थे यार, तुसी की कर रहे हो? हाँ? अच्छा, 1938 में, जबकि अभी दूसरी जंग अजीम, मैं कुछ सिनेरियो खींच देता हूँ। 1938 में जबकि अभी दूसरी जंग अजीम, शिप ट्रैवल होता था। देखिए, एक बात तो यह है कि हवाई जहाज़ पे लोग सफ़र नहीं करते थे, ना एक शहर से दूसरे शहर, ना एक मुल्क से दूसरे मुल्क, और वो शिप के ज़रिए ट्रैवल करते थे। 1938 में जो गाड़ियाँ होती थी वो भी बहुत मामूली होती थी और उनकी रफ्तार भी बड़ी थोड़ी होती थी। 1938 में जो ट्रेनें होती थी वो कोयले से चलती थी। शायद अभी भी पाकिस्तान में कोयले से ट्रेनें चलती हैं। आप थोड़ा सहूलतों के एतबार से समझ लें कि उस ज़माने में पूरे लाहौर में, 1938 में पूरे लाहौर में कुछ शायद 2-4 गाड़ियाँ होंगी, 2-4 गाड़ियाँ। जीटी रोड तो उससे बहुत पहले की बनी हुई थी। पता नहीं उस शरीफ आदमी ने जीटी रोड इतनी पहले क्यों बनाई थी, जबकि कोई गाड़ियाँ, कोई बसें, कोई ट्रक नहीं थे, तो इतनी सड़क लंबी बना दी। लेकिन उसका बाद में बड़ा फ़र्क पड़ा। जो मैं नुक्ता समझाना चाह रहा हूँ, मुझे उस तरफ आने दीजिए कि 1938 में जब उन्होंने वो स्टडी स्टार्ट की, तो उन्होंने सिर्फ ये नुक्ता लिया कि लंबी उम्र का राज क्या है, और लंबी उम्र को उन्होंने बहुत बड़ी बात समझा। लेकिन आगे चल के उन्होंने बीच में खुशी, सक्सेस, एम्पैथी, जज्बात, रिलेशनशिप और ये बातें डालना शुरू कर दी 1975 के बाद, और उन्होंने ये बातों की स्टडी भी शुरू कर दी। उसमें उन्होंने जज्बात की बात शुरू कर दी, मूड की बात शुरू कर दी। 1980, 85, 90 में जाके सही मानों में मूड के बारे में जो फिक्रमंदी पैदा हुई वो सन 2000 के करीब हुई। सही मानों में मूड और मिजाज के बारे में जो अवेयरनेस पैदा हुई, आगाही पैदा हुई कि ये कोई बहुत अहम चीज़ होती है, ये सन 2000 में पैदा हुई। और दूसरी बात ये कि 1938 में जब उन्होंने स्टडी शुरू की तो बेचैनी कोई मौजू नहीं था, और उस टाइम पर यह बात कोई अहम नहीं थी कि बंदा खुश रहता है कि नहीं रहता, क्योंकि ज़्यादातर लोग खुश ही रहते थे। ज़्यादातर लोग खुश ही रहते थे। और मैंने जब 1958 में होश संभाला और 6 साल का था या 7 साल का था, तो मैंने देखा कि ज़्यादातर लोग खुश ही रहते थे, ज़्यादातर लोग मुतमिन ही नज़र आते थे, और ज़िंदगी स्लो थी, डिमांड्स कम थी। उस वक्त हर बंदे को एसी नहीं चाहिए था, उस वक्त हर बंदे को गाड़ी नहीं चाहिए थी। 1958 में भी शायद 1 किलोमीटर के रेडियस में एक फ्रिज शायद किसी के घर में हो, और एसी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और शायद पूरे लाहौर में 100 गाड़ियाँ, पूरे 1958 में पूरे लाहौर में अगर 100 गाड़ियाँ होंगी तो ये बहुत बड़ी बात होगी 1958 और 60 के करीब। तो आप सिनेरियो को चेंज होते देखें कि 1938 में उन्होंने कहा सिर्फ लंबी उम्र को पता चलाते हैं कि लंबी उम्र कैसे होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब स्टडी आगे बढ़ती रही और 2000 ने क्रॉस किया तो उनको पता चला कि जो फिज़िकल फैक्टर्स ज़्यादातर हम स्टडी कर रहे थे, जिस्मानी पहलू जो स्टडी कर रहे थे, उनको ज़रा पीछे छोड़ के उन्होंने नफ्सियाती पहलू और मूड के पहलू और खुशी और गमी के पहलुओं को स्टडी करना शुरू किया। तो आप मुझे बता सकते हैं कि 1938 के बाद 2000 तक ऐसी क्या तब्दीली आई जिससे कि मूड ख़राब होने के इम्कानात बढ़ गए? ये बात कि रिलेशनशिप अहम है, रिसर्च के पहले 40 इयर्स में सामने नहीं आई। पहले 40 इयर्स में ये सामने आई बात
कि वो लोग जो कि अच्छे खाते पीते लोग हैं, जो माली हिसियत जिनकी अच्छी है और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जो करते हैं, वो लंबी उम्र पाते हैं, और जिनकी जीन्स लंबी उम्र वाली होती है वो लंबी उम्र पाते हैं। तो शुरू में ये ख्यालात सामने आए, लेकिन एट द एंड ऑफ द 80 ईयर्स, जब 80 ईयर्स क्लोज होना शुरू हुए, तो उनको पता चला कि नहीं, जीन्स वीन्स कुछ नहीं, दौलत कुछ नहीं, बल्कि जो लोग रिलेशनशिप 3 जगह पे अच्छे रख सकते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी, 3 लेवल पे जो अच्छे रिलेशनशिप रख सकते हैं, यानी फैमिली, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी, वो लंबी उम्र भी पाते हैं और वो खुश भी रहते हैं और उनके मूड भी फर्स्ट क्लास रहते हैं। तो जो चीज़ समझ में आई वो ये समझ में आई मेरे गौर करने पे और इस स्टडी को स्टडी करने से, कि जो लाइफ है वो फास्टर ट्रैक पे हो गई। फास्ट ट्रैक, देखिए पहले लोग बहरी जहाज से पाकिस्तान से यूके जाते थे, बाय रोड भी जाते थे, बाय रोड जाते थे या शिप से जाते थे या सऊदीया हज करने जाते थे, तो 8-10 दिन तो उनको जाने में लग जाते थे और वो इतना बेचैन नहीं होते थे। आज जबकि सऊदीया 4 घंटे में फ्लाइट जाती है तो लोग ज़्यादा बेचैन होते हैं। तो लाइफ के फास्ट होने से जो सिनेरियो तेज़ी से चेंज होता है और आपके ऊपर डिमांड ज़्यादा आ जाती हैं, क्योंकि लाइफ तेज़ होने से डिमांड ज़्यादा आ गई। पहले कोई आपको ख़त लिखता था तो आप अपनी मर्जी से उसके ख़त का जवाब सोच समझ के देते थे। आज कोई आपको ईमेल करता है या व्हाट्सएप मैसेज करता है तो आप उससे तवक्को रखते हैं कि अब मुझे फ़ौरन तुम जवाब दो, यानी सोचे समझे बिना तुम जिस तरह भी है फ़ौरन मुझे जवाब दो। तो डिमांड ज़्यादा हो गई ना। मुझे अच्छी तरह याद है 1978 में ज़्यादातर 1978 तक भी ज़्यादातर लोगों के पास गाड़ी की बजाय कोई एक स्कूटर या कोई एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी, और अमीर लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। और आहिस्ता आहिस्ता फिर एक ज़माना आया 70 तक लोगों के पास नई गाड़ी नहीं होती थी। 1970 तक बाहर से सेकंड हैंड गाड़ियाँ ही आती थीं और वही लोग एक दूसरे के साथ खरीदो फरोख्त करते रहते थे। लेकिन 1975 के बाद देखने में आया कि नई गाड़ियों का कुछ रिच लोगों में, और उस ज़माने में नई गाड़ी का मतलब था टोयोटा करोला या इस किस्म की कोई गाड़ी। बाद में होंडा गाड़ी आ गई 80 के बाद, और समझा जाता था कि जिसके पास नई टोयोटा करोला है 84 में 85 में उसे रिच समझा जाता था। आज जिसके पास नई टोयोटा करोला या होंडा सिविक हो तो उसको रिच समझा जाएगा। तो अभी एवं कार है, ठीक है ना, बिलो एवरेज। हाँ, तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन चेंज हुई हैं, चीज़ें फास्ट ट्रैक पे आ गई हैं, बहुत फास्ट ट्रैक पे आ गई हैं चीज़ें। और लोग बाज़ औक़ात ऐसे भी करते हैं कि आज इंग्लैंड गए तो कल होके वापस आ गए, हफ्ते में 2 दिन यूके में रह के आ गए किसी दोस्त के पास। बहुत ये चीज़ें हो गई। इसके नतीजे में जो हमारा नफ्सियाती सिस्टम है उसके ऊपर दबाव आया, वो उस तरीके से अपग्रेड नहीं हुआ, उस पर दबाव आया है, नफ्सियाती सिस्टम पे दबाव आया है। और जब हमारा मूड ख़राब रहता है तो हम क्या करते हैं, हम लोग जो है अंडर प्रेशर आ गए हैं कि जल्दी वो काम करना है जो कि 70 साल पहले हमें आहिस्ता आहिस्ता वो काम करना होता था, स्लोली वो काम करना होता था। अब प्रेशर बहुत है, हर कोई बंदा किसी से जो भी काम कहता है वो कहता है मुझे ये जल्दी करके दो, और वो टाइम स्पेन जो है वो छोटे से छोटा हो रहा है और जिम्मेदारियां उसमें बड़ी से बड़ी हमने निभानी होती हैं। इससे हमारे मूड के ऊपर वज़न आता है, हमारे मूड के ऊपर वज़न आता है। और मुआशरे में कुछ लोग जो कि मुआशरे को ज़्यादा चलाने का बायस होते हैं, जिन्हें हम अचीवर्स भी कहते हैं, ये वो लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं कि ये बाइपोलर हैं। अच्छा, बाइपोलर और बाइपोलर डिसऑर्डर में मैं अक्सर आपको फ़र्क बताता रहता हूँ, क्योंकि जब हम बाइपोलर कहते हैं तो लोग फ़ौरन सोचते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। जैसे हम ट्रैफिक के बारे में कहते हैं तो बाज़ औक़ात हम रश का बारे में सोचते हैं, ट्रैफिक। तो ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल नॉर्मल भी हो सकती है। अगर आप देखें तो जहाँ सिग्नल्स होते हैं या कोई ट्रैफिक की निज़ाम होता है कोई, तो वहाँ ट्रैफिक
चल रही होती है, अपने हिसाब से चल रही होती है, लेकिन अगर यकदम सिग्नल्स बंद हो जाएं या कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वहाँ रश इकट्ठा हो जाता है, तो इसको हम कहेंगे कि ट्रैफिक डिसऑर्डर हो गया, ट्रैफिक जो है वो डिसऑर्डर्ड हो गया। तो जो बाइपोलर लोग होते हैं ये वो लोग होते हैं जो सुबह उठते हैं तो उनका कुछ एनर्जी लेवल अच्छा होता है, उनका मूड भी अच्छा होता है और वो कुछ करना चाहते हैं। अगर वो स्टूडेंट हैं तो वो यूनिवर्सिटी जाके पढ़ना चाहते हैं, अगर वो कामकाज करने वाले लोग हैं तो वो जाके बिजनेस करना चाहते हैं, अगर वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो वो जाके अपना कोई कारोबार करना चाहते हैं, अगर डॉक्टर्स हैं तो वो अपना काम करना चाहते हैं, वकला हैं तो अदालतों में पेश होना चाहते हैं। और सारा दिन जब वो ये काम ज़बरदस्त तरीके से करते हैं और कामयाबियां हासिल करते हैं तो शाम को वो कैसा फील करेंगे? अच्छा फील करेंगे। अब अच्छा फील करेंगे तो अब वो अच्छा फील करने के बाद नेक्स्ट क्या करेंगे? उसे सेलिब्रेट करना चाहेंगे। अब वो सोना नहीं चाहेंगे क्योंकि उनके घर में रोशनियां हैं और वो जगमग करती हुई रोशनियों के दरमियान अभी और चंद घंटे गुजारना चाहते हैं। वो किसी को इनवाइट करेंगे पार्टी पे कि सारा दिन काम करने के बाद लोग डिफरेंट रवैये करते हैं। एक वो लोग होते हैं जो सीधे अपने घर जाते हैं और बीवी बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद 9-10 बजे वो सो जाते हैं। और ऐसे लोगों की तादाद बहुत बड़ी है दुनिया में कि जो काम के बाद सीधे घर जाते हैं, रात को सो जाते हैं, सुबह उठते हैं, फिर काम पे चले जाते हैं, मज़ीद अचीवमेंट्स करते हैं। कुछ लोग हैं जो सारा दिन अचीवमेंट्स करते हैं, चाहे वो पढ़ाई से मुतल्लिका हो, चाहे वो कारोबार से मुतल्लिका हो, पर शाम को वो सोने की तरफ नहीं जाते और वो रात को देर से सोते हैं। तो सुबह स्लीप डेफिसिट होगा कि नहीं होगा? अच्छा, जो सुबह जब स्लीप डेफिसिट होगा और उनको सुस्ती फील हो रही होगी और उनका बिस्तर से उठने को दिल नहीं चाह रहा होगा क्योंकि कई दिनों की नींद भी जमा हुई है और स्लीप डेफिसिट है, तो सुबह अब वो कैसे अपने आप को काम के लिए तैयार करेंगे? जी, कॉफ़ी, कैफीन, चाय, कॉफ़ी, नहाना धोना, ज़हन में सोचना कि अगर मैं ना अभी उठा तो मेरी हाज़िरी नहीं लगेगी, मुझे बॉस डांटेगा, या कुछ किसी फियर के तहत वो अपने आप को चाको चौबंद करके तो सड़क पे आ जाएंगे। सड़क पे आएंगे तो अब उनके पास दफ्तर पहुंचने के लिए टाइम थोड़ा है और आगे रश है और फिर रेड सिग्नल आ रहा है बार बार, तो वो कैसा फील करेंगे? पैनिक, इरिटेटेड फील करेंगे। ठीक, और फिर दफ्तर पहुंचेंगे तो दफ्तर में वो कामकाज करेंगे और सारा दिन फिर कामकाज करेंगे और सारा दिन साथ कॉफ़ी चाय चलती रहेगी और शाम को वो सारा दिन के बाद जब फारिग होंगे तो थोड़ा एग्जॉस्टेड से होंगे, थोड़ा अंडर स्ट्रेस होंगे, तो उनको फिर क्या करना है? वो फैमिली वाले है ही नहीं ना, वो फैमिली की तरफ कोई नहीं जा रहा। नहीं, वो फैमिली वाले नहीं है, वो जाहिर है ज़्यादातर लोग अल्कोहल इस्तेमाल करेंगे। जैसे सुबह लोग चाय कॉफ़ी इस्तेमाल करते हैं वैसे ही सुबह टेक ऑफ के लिए अगर कोई चाय कॉफ़ी इस्तेमाल करता है तो शाम को लैंडिंग के लिए लोग अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं। मुझे बताइए कि हवाई जहाज़ में जब लंबे सफ़र पे आप जाते हैं तो एयरलाइनें इस राज को जानते हुए आपको क्या पेश करती हैं? अल्कोहल। जब आप लंदन में जाके किसी होटल में चेक इन करते हैं तो होटल वाले आपके कमरे में वेलकम ड्रिंक के तौर पर आपको क्या देते हैं? अल्कोहल। तो ये जो एक सिस्टम बन गया जो कि रिसेंटली बना पिछले 30 इयर्स में, इसमें चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत बड़ा है और फिर शाम को अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत बड़ा है। और कुछ लोग यहाँ तक नहीं रुके, कुछ लोगों ने फिर इसको तड़के लगाने शुरू किए कि वो अल्कोहल भी लेंगे और अल्कोहल से जब वो ड्रंक होंगे तो फिर वो आइस लेंगे, फिर वो कोकेन लेंगे या कुछ ऐसी चीज़ करेंगे। तो ये जो आप अपने ब्रेन के केमिकल्स के साथ फिडलिंग करते हैं, जब आप यकदम ड्रग्स लेना छोड़ देंगे और अल्कोहल लेना छोड़ देंगे तो आपका जो ब्रेन है वो पैनिक में आ जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको एक ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारने की आदत है, आप एसी इस्तेमाल करते हैं, आपका बड़ा कंफर्टेबल बेडरूम है और आपको किसी ऐसी जगह जाना पड़ता है कि जहाँ एसी नहीं है और गर्मी का मौसम है और कंफर्ट नहीं है,
नहीं, तबलीगी वाले तो और जज्बे से जाते हैं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि आप किसी ऐसी जगह जाएं जहाँ कोई अच्छा होटल नहीं है और आपको किसी मामूली होटल में चेक इन करना पड़े और आपके पास इसके सिवा कोई चारा ना हो कि आपने गुजारा करना है। तो एक दिन तो खैर है, 2 दिन तो खैर है, लेकिन अगर आपको हफ्ता 10 दिन वहाँ रहना पड़े तो आपका बड़ा बुरा हाल हो जाएगा। मुझे बताइए कि जब पाकिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग हो रही थी, ज़्यादा हो रही थी, अब खैर नहीं हो रही, तो जब बिजली की लोड शेडिंग होती थी तो लोग ज़हनी तौर पर बीमार हो गए थे। आप में से किसी को याद है कि लोड शेडिंग के दिनों में लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे एक दूसरे से, और लोग एक दूसरे को पूछते थे कि आपकी तरफ बिजली कितने बजे जाती है और कितने बजे आती है, तो उतने बजे हम आएंगे और उतने बजे आप जाएंगे। तो इस तरह होता है। आपको कभी ज़रूर तजर्बा हुआ होगा किसी ऐसे होटल में चेक इन करने का जहां सहूलतें, आपको कभी तजर्बा हुआ किसी ऐसे होटल में चेक इन करने का जहां कोई एसी नहीं, कोई सहूलत नहीं, कोई कुछ नहीं? नॉर्दर्न एरियाज में या कुछ। मैं एक नावल पढ़ रहा था, तो उस नावल में वो हीरो किसी जगह ऐसे होटल में जाके ठहरता है जो कि सहूलतें बिल्कुल नहीं थी, और वो 1976 का नावल था, और उसमें हीरो फ्लोरिडा के करीब किसी विलेज में जाता है और जाके तो एक होटल में चेक इन करना चाहता है। तो वहाँ एक खातून होती हैं जो होटल की मालिक हैं, तो उनको पूछता है कि मैंने 8-10 दिन यहाँ रहना है, तो क्या उसका जो मुआवजा होगा, चार्जेस क्या? तो उसने कहा कि $10 में आप 10 दिन रह सकते हैं। तो वो हीरोज़ को कहता है कि मैं आपका वो $10 10 दिनों वाला कमरा देखना चाहूँगा। मतलब उसको लगा कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। अब आप देखिए कि आप एक चीज़ पढ़ रहे हैं 2020 में और आपको लगता है कि वो जो अमीर आदमी गरीब वाले होटल में चला गया है, तो उसको जब कहा गया कि $10 तुम्हें देने पड़ेंगे 10 दिन के, तो उसने कहा कि ऐसा कोई शानदार कमरा जो आपके पास है जिसमें मैं 10 दिन रहूं और $10 दूं, तो वो मैं पहले देखना चाहूँगा। तो उसने जाके उसको कमरा दिखाया, तो उसने कहा कि यहाँ कोई वॉशरूम नहीं है। तो उसने कहा कि वॉशरूम करीब में एक सरकारी जगह है जहाँ लोगों के लिए फ्री में वॉशरूम का बंदोबस्त है, हमारे सारे गेस्ट जो हैं सुबह वहीं जाते हैं जी, फ्री में जाते हैं। तो उसकी मजबूरी ये थी कि उसने उसी होटल में रहना था, क्योंकि उसके नज़दीक उसको कोई ऐसा काम था जो दूर रह के नहीं किया जा सकता। एक नावल था जो मैं पढ़ रहा था। तो जब आप पुराने 50 साल पुराने या 60 साल पुराने या 100 साल पुरानी कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आपको बाज़ औक़ात बहुत हैरत होती है। तो अगर आप पिछली चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोग 1938 में 1938 में मूड के मसाइल का इतना ज़्यादा शिकार नहीं थे। उनको गुस्सा आता था, वो ठीक है, वो चीज़ें नापसंद होती हैं तो गुस्सा आता है, लेकिन उनको मूड के मसाइल हरगिज़ नहीं थे। तो ये मूड के मसाइल जो तरक्की हुई है दुनिया में और सहूलतें आई हैं दुनिया में और फास्ट ट्रैक पे हो गई है दुनिया, तो ये मूड के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। मेरे देखते देखते 42 ईयर्स हो गए मुझे काम करते हुए, तो मैंने देखा है कि मूड के मसाइल बहुत बढ़ गए हैं। अभी भी मैं आपको बताऊं कि जहां लाहौर में हमारी मेन प्रायोरिटी ये है कि हमारा कोई बहुत अच्छा घर हो, हमारे पास कोई बहुत अच्छी गाड़ी हो, हमारे घर में एसी हो और हमारे हर बच्चे के कमरे में टीवी हो और हमारे हर बच्चे के पास iPhone 6 हो या अब तो खैर iPhone 12 हो। तो अभी ये जो लाहौर में ये ख्वाहिशें हैं, अगर लाहौर से आप 50 किलोमीटर दूर किसी गांव में जाएंगे तो वहाँ लाइफ ये नहीं है। वहाँ कोई एसी नहीं है, वहाँ बिजली भी नहीं है, वहाँ उनके घर में फ्रिज भी नहीं है और लाइफ बड़ी स्लो है। और शाम मगरिब की नमाज के 1 घंटे बाद वो सब सो जाते हैं और उनके यहाँ कोई नशे के मसाइल भी नहीं है उनके यहाँ। लेकिन हम जो कि तरक्की चाहते हैं लाहौर में, हम तरक्की चाहते हैं, लेकिन ये 1938 से जो स्टडी उन्होंने की, जिसे हार्वर्ड स्टडी कहा जाता है, तो उन्होंने वापस याद दिलाया कि तरक्की से पहले जो चीज़ है वो रिलेशनशिप है। यानी आप अमीर हों अच्छी बात है, आपके घर में सहूलतें हों ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके रिलेशनशिप ठीक हों ये सबसे अच्छी बात है। क्या आपको ये बात समझ में आती है? क्योंकि आपने इसको अमली तौर पर एक्सपीरियंस कर लिया है कि आपकी दौलत, आपकी अचीवमेंट
आपकी तरक्की, आपके घर की सहूलतें आपको खुश नहीं कर सकी। वी आर ऑल लिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब उन्होंने सबक दिया 83 ईयर्स के बाद, जो कि कॉन्स्टेंटली वॉच कर रहे थे इंसानों को, जिनकी उम्रें बढ़ रही थी, जो यूनिवर्सिटी से निकल रहे थे, जो शादियां कर रहे थे, जो तलाक़ें दे रहे थे, जो कारोबार कर रहे थे, जो अल्कोहलिक बन रहे थे, जो जुआ खेल रहे थे, या जो कोई और काम कर रहे थे, जो फलाई काम कर रहे थे, वो हर एक को स्टडी कर रहे थे। फिर वो किससे शादी करते हैं, किस तरह शादियां कामयाब होती हैं, किस तरह नाकाम होती हैं, तो वो पीछे 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 वो चल रहे थे। और उन्होंने 83 ईयर्स के बाद कहा कि देखिए कि जो आपकी खुशी, कामयाबी और लंबी उम्र है, उसके पीछे 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, तो इन पे तवज्जो दीजिए मेहरबानी करके। और वो 3 फैक्टर हैं, नंबर 1 रिलेशनशिप्स, नंबर 2 रिलेशनशिप्स, और नंबर 3 रिलेशनशिप्स। दिस इज व्हाट दे सेड। और उन्होंने कहा कि ये जो आइसोलेशन है, जो रिलेशनशिप की खराबी से पैदा होती है, ये उतनी ही डेवस्टेटिंग है जितनी कि अल्कोहलिज्म या स्मोकिंग। यानी अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग और लोनलीनेस ड्यू टू बैड रिलेशनशिप्स, ये एक जैसी बात ही है। यानी अल्कोहलिज्म से उम्र कम होती है, अल्कोहलिज्म से मायूसी जन्म लेती है, सिगरेट से उम्र कम होती है, सिगरेट से मायूसी जन्म लेती है, तो लोनलीनेस से भी सेम रिजल्ट निकलते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ पे जोर देना शुरू किया कि जो रिलेशनशिप है, ख़ास तौर पर बढ़ती हुई उम्र के साथ, देखिए एक बंदा 45 साल की उम्र में हवा के घोड़े पे सवार बिजनेस पे बिजनेस कर रहा होता है, और उसके बच्चे उसको कह रहे होते हैं कि आप हमें टाइम नहीं देते, और वो उनको किसी तरह बहला फुसला के इधर उधर निकल जाता है और अपने काम करते रहता है। और फिर बच्चे जवान हो जाते हैं, फिर बच्चे शादीशुदा हो जाते हैं, फिर बच्चे बिजनेस टेक ओवर करते हैं, और उसके बाद वो बंदा बच्चों के पीछे भाग रहा होता है कि यार मैनू भी पूछ लो यार कित्थे हैं तो वो फिर बच्चे काबू नहीं आते और वो तन्हा रह जाता है। और वो अगरचे उसको सारी सहूलतें होती हैं, उसके कमरे में एसी है, उसके कमरे में बेहतरीन सहूलतें हैं, एक आध मुलाजम भी उनकी खिदमत के लिए बच्चों ने रख के दिया हुआ है, लेकिन बच्चे कहीं नहीं हैं। अच्छा, मैं लाहौर की एक ऐसी लोकेलिटी में रहता हूँ या आबादी में रहता हूँ जिसका नाम है वायरलेस कंपाउंड। और वायरलेस कंपाउंड में ये जो मॉल ऑफ लाहौर के बिल्कुल करीब है, कोर कमांडर की रिहाइशगाह के बिल्कुल सामने, ये उसका नाम शुरू से वायरलेस कंपाउंड रखा है क्योंकि शुरू में उसमें हवा में तारें कोई नहीं थी, तो उसका नाम उन्होंने वायरलेस कंपाउंड रख दिया, बाद में तारें हवा में डाल दी। अच्छा, ये कुछ 300 लोग वहाँ रहते हैं, 300 घर होंगे, और मैं वहाँ वॉक करता हूँ काफ़ी ज़्यादा। वॉक करते हुए मैं कोई ऑडियो प्रोग्राम सुन रहा होता हूँ, कोई यूट्यूब पे वीडियोस सुन रहा होता हूँ, और उस मोहल्ले में मुझे कोई यंग लड़के वगैरह नज़र नहीं आते। मैं वहाँ वॉक कर रहा होता हूँ तो कोई घर का दरवाज़ा खुलता है तो अंदर से कोई बुज़ुर्ग निकलते हैं, कोई कभी मियाँ बीवी, कभी अकेले, तो वो फिर ऐसे सलाम दुआ ले लेते हैं क्योंकि उन्होंने टीवी पे देखा होता है, तो वो ऐसे ही सलाम दुआ लेके फिर बताते हैं कि हम आपको जानते हैं वगैरह वगैरह। और फिर मैं उनको पूछता हूँ कि अच्छा आप कौन कौन रहते हैं यहाँ पे, तो वो कहते हैं कि हम दोनों रहते हैं या मैं ही यहाँ रहता हूँ। तो मैं पूछता हूँ कि बच्चे किधर हैं, तो वो कहते हैं कि जी एक बच्चा तो कनाडा में सेटल है, और एक अमेरिका में, और एक यूके में, और एक सिंगापुर में, और बेटी दुबई रहती है। और मैंने कहा बाकी, कहते बाकी कोई नहीं, बस हम ही हैं दोनों। तो मैं कहता हूँ कि आपने सारे बच्चे आपने बखेर दिए, यू आर वेरी स्मार्ट बट योर फैमिली इज स्कैटर्ड। 300 घर हैं जिनको मैं अब स्टडी करने का प्रोग्राम बनाया है, बाकायदा ऑन पेपर और कंप्यूटर में डाटा फीड करने का प्रोग्राम बनाया है कि कौन कहाँ रहता है, उसके बच्चे किधर रहते हैं, और जो यहाँ रहता है उनकी फीलिंग्स क्या हैं, और जो वहाँ रहते हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं। तो यानी स्मार्ट बट स्कैटर्ड फैमिलीज़, मुझे बड़े घर के इर्द गिर्द ही ऐसा माहौल मिल गया है कि मैं उस स्टडी को कर सकता हूँ कि स्मार्ट बट स्कैटर्ड फैमिलीज़ क्या होती हैं।
और किस तरह अच्छी नीयत के साथ स्मार्ट फैमिलीज दुख उठाती हैं, क्योंकि वो स्कैटर्ड हो जाती हैं, दुख उठाते हैं। उनको मैं स्टडी करना चाह रहा हूं ताकि कुछ चंद सालों के बाद हम कोई गाइडलाइंस इशू कर सकें कि आपकी फैमिली अगर स्मार्ट है तो आप उसको बिखरने से कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि जो बच्चे दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाके सेटल हो जाते हैं और माँ बाप से जोग्राफिकल डिस्टेंस की वजह से वो उनके साथ रिलेशनशिप नहीं रख सकते और आहिस्ता आहिस्ता आँख ओझल पहाड़ ओझल वाली बात हो जाती है और वो एक दूसरे से कोई रिश्ता नाता नहीं होता और वो आइसोलेटेड हो जाते हैं, और अगर उनमें से किसी की वफात हो जाए तो बाज़ औक़ात बच्चे पहुंच पाते हैं और बाज़ औक़ात बच्चे पहुंच भी नहीं पाते। तो क्या अल्टीमेटली इसके पीछे कोई मुहर्रिकात हैं कि जिससे ये नतीजा निकलता है स्मार्ट बट स्कैटर्ड का? और चूंकि जो यहाँ वाले हैं वो भी सुखी नहीं है और जो वहाँ वाले हैं वो भी सुखी नहीं है, जो यहाँ वाले हैं उनका मूड भी ख़राब रहता है और जो वहाँ वाले हैं उनका मूड भी ख़राब रहता है, तो क्या नतीजा निकलेगा? देखिए, या तो वो मूड ऑल्टरिंग सब्सटेंस इस्तेमाल करेंगे जैसे कि अल्कोहल, कॉफ़ी वगैरह, या फिर वो तबलीगी जमात में चले जाएंगे ताकि उनका ध्यान उधर बढ़ जाए, या वो किसी सोशल वर्क में चले जाएंगे जैसे कोई फलाही काम करना शुरू कर देंगे ताकि ध्यान उनका उधर हो जाए, या फिर वो जिम खाना क्लब के मेंबर बन जाएंगे ताकि वो अपने जैसे बड़ी उम्र के लोगों के साथ कोई सोशलाइज कर सकें। लेकिन क्या इससे वो गैप जो उनकी ज़िंदगी में है, अपने बच्चों से दूर होने का जो एक मसला है, वो हल हो जाएगा? वो मसला तो हल नहीं होगा जी, वो गैप से फिल नहीं हो सकता। तो यहाँ ये बात जो है वक्त के साथ साथ आप देखिए कि अगर 1938 से लेके अब तक मूड के मसाइल बढ़े हैं, तो एक और 20-25 साल में आप क्या तवक्को रखते हैं कि मूड के मसाइल बढ़ेंगे कि कम होंगे? और अगर मूड और मिजाज के जो मसाइल है बढ़ेंगे तो ड्रग्स और अल्कोहल बढ़ेगी या कम होगी? अच्छा, जो लोग बचना चाहें वो क्या कर सकते हैं? जो लोग बचना चाहते हैं, नेचुरली हम पॉजिटिव डिविएंस कहते हैं। पॉजिटिव डिविएंस एक चीज है बड़ी शानदार जिसको पॉजिटिव डिविएंस कहा जाता है। आप में से किसी को कॉन्सेप्ट है कि पॉजिटिव डिविएंस क्या होती है? पॉजिटिव, अच्छा, डिविएंस एक नेगेटिव लफ्ज है, डेविएंट बिहेवियर जैसे डिविएंस। पॉजिटिव डिविएंस क्या चीज है? आपने कभी जिंदगी में देखा, अफ्रीका के एक इलाके में गिनी वॉर्म्स बहुत ज्यादा थे। गिनी वॉर्म्स ये वो कीड़े होते हैं जो कि गंदा पानी पीने से, जो अफ्रीका का वो गांव था वहाँ पे तालाब थे जिसका लोग पानी पीते थे और उसका पानी पीने से उनके अंदर वो पानी के ज़रिए अंडे चले जाते थे उन कीड़ों के, जिनको गिनी वॉर्म्स कहा जाता है, और वो कीड़े जाके जिस्म में उनके फलने फूलने लगते थे और आखिर में वो बहुत मिजरेबल उनकी ज़िंदगी हो जाती थी। और WHO उस पे काम कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये जो गांव है इसमें ये गिनी वॉर्म की बीमारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस गांव से 3 किलोमीटर दूर एक और गांव है जिसमें गिनी वॉर्म्स के कीड़ों की बीमारी नहीं है। हालांकि वो लोग भी तालाब का पानी पीते हैं, लेकिन वहाँ गिनी वॉर्म्स की बीमारी नहीं है। तो उन्होंने जब इन्वेस्टिगेट किया तो उनको पता चला कि वो पानी को अपने कपड़ों से छान के इस्तेमाल करते थे, नंबर 1। नंबर 2, वो पानी में किसी को घुसने नहीं देते थे, क्योंकि गिनी वॉर्म की बीमारी में जिस्म में जो कीड़े होते हैं वो जिस्म में जाके तो बड़े हो जाते हैं, जब तो वो कहीं से भी अपना रास्ता बना के तो जिस्म से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। जिस्म में किसी भी जगह से वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, और जब वो बाहर निकलते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है, और वो तकलीफ़ उस वक्त ठीक होती है जब पानी के अंदर बैठ जाते हैं। जब पानी के अंदर बैठ जाते हैं तो उनकी तकलीफ़ ठीक हो जाती है। लेकिन जब पानी के अंदर बैठते हैं तो वो जो कीड़े फिर वो
खींच खींच के वो जब बाहर निकालते हैं तो उसमें पानी के अंदर उनके अंडे भी साथ चले जाते हैं, और जब कोई और आके वो पानी पिएगा तो वो अंडे उनके अंदर जाएंगे और उनके अंदर भी गिनी वॉर्म हो जाएगा। लेकिन अब वो गांव है, उन्होंने तजर्बे से सीखा कि किसी को पानी के अंदर नहीं जाने देना किसी वजह से, क्योंकि ये पीने का पानी है तो इसमें बंदा क्यों उतरे। और दूसरी बात ये कि वो पानी को छान के पीते थे, तो ये उनका रवैया बाकी जो कुर्बो जवार के गांव थे उनसे मुख्तलिफ था। तो मुझे ये बताइए कि ये जो पॉजिटिव डिविएंस है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव डिविएंस, इससे वो गिनी वॉर्म की बीमारी से बच गए। तो क्या कोई ऐसे बिहेवियर भी हो सकते हैं कि जिसके नतीजे में कोई ख़ानदान नशे की बीमारी से बच जाए, यानी ड्रग्स लेने से बच जाए? कौन से बिहेवियर होंगे किसी फैमिली में कि जिससे उन बिहेवियर्स की मदद से वो नशे की बीमारी में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके कुछ ऐसे बिहेवियर हैं जिनको हम पॉजिटिव डिविएंस कहते हैं, और जिससे कि उनका मूड फिर ख़राब नहीं होगा, और अगर मूड ख़राब नहीं होगा तो वो ड्रग्स यूज़ नहीं करेंगे। छोटी एज में अगर मूड स्टेबलाइजर्स पे डालेंगे यानी मेडिसिन्स पे डालेंगे तो उनके अपने साइड इफ़ेक्ट होंगे। लेकिन अगर किसी बच्चे को 4 साल की उम्र से लेके 11 साल की उम्र तक आप जिम्मेदारियां सौंपेंगे, दुनियादारी सिखाएंगे, तो ये एक फैक्टर है कि कुछ ख़ानदानों में आपको पता है कि छोटे छोटे बच्चों को वो कारोबार में अपने साथ शरीक कर लेते हैं। और जब अभी स्कूल कॉलेज नहीं खुले थे तो तमाम बच्चे क्या करते थे? आप में से किसी को पता है कि जब अभी स्कूल कॉलेज का आगाज़ नहीं हुआ था, 400-450 साल पहले जब स्कूल नहीं बने थे, तो उस ज़माने में बच्चे क्या करते थे? दे यूज्ड टू वर्क विद देयर पेरेंट्स। अच्छा, तो उस ज़माने को स्टडी करें तो पता चलता है कि ना वो बोर होते थे, ना उनका मूड ख़राब होता था, ना वो ड्रग्स इस्तेमाल करते थे। तो जब बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया और माँ बाप ने सोचा कि बेचारे पढ़ते हैं, इनको कोई जिम्मेदारी ना दें, और उनको जिम्मेदारियां देना छोड़ दिया। लेकिन अभी भी कुछ ख़ानदान है जो बच्चों को जिम्मेदारियां देते हैं बावजूद इसके कि बच्चे स्कूल जाते हैं, क्योंकि ऐसा कोई अनोखा काम नहीं, बच्चे स्कूल जाते हुए घर में अपनी माँ की मदद कर सकते हैं और अपने वालिद की मदद कर सकते हैं काम काज में, अगर उनके कारोबार में गुंजाइश मौजूद हो कि बच्चे उसमें कोई रोल प्ले कर सकते हैं। अभी भी कराची में मैं ऐसी सैकड़ों फैमिलीज़ को जानता हूँ कि जो कोई प्रोडक्ट्स बनाते हैं और घर में उनके बीवी बच्चे बनाते हैं और मर्द जाके बाहर बेचते हैं, और वो बच्चे स्कूल भी जाते हैं, अच्छा, फिर अभी भी लाहौर में ऐसे बहुत से घर हैं जो अब रिसेंटली खाना बना के लोगों के घरों तक पहुंचाते हैं। आपको पता है कुछ कि लाहौर में इस वक्त आप किसी को टेलीफोन करें और आप उन्हें कहें कि जी मुझे माश की दाल या मुझे चिकन कोरमा या कोई चीज़ चाहिए, 2 किलो चाहिए, तो वो आपको बता देंगे कि इतने का बनेगा और इतने पैसे लेके बंदा आपके घर तक डिलीवर कर देगा। घर पे कौन लेडीज़ पका रही हैं, तो घर में जो टीनेजर है या छोटे बच्चे हैं तो वो भी उस खाने में मदद कर रहे हैं। और ये वो बच्चे हैं जो सुबह स्कूल भी जाते हैं और स्कूल से वो वापस आते हैं 1-2 बजे। आजकल तो खैर स्कूल से भी थोड़ी छुट्टी है। तो मुझे ये बताइए कि ये बच्चे जो कि प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं और अपने घर में कोई आमदनी लाने का बायस बन रहे हैं, इनकी निस्बत वो बच्चे जो रिच लोगों के बच्चे हैं, जो टेलीफोन पे बैठ के खाना ऑर्डर कर रहे हैं और खाना खाने के थोड़ी देर बाद वो फिर बोर हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि आपके हाँ मेरी मीटिंग थी फैमिली में, डू यू नो दैट? वो कहने लगे कि जब रिहैब से वापस आता है सलमान, तो वो कहता है मैं बोर हो गया हूं, मैं क्या करूं। तो घर वाले पूछ रहे थे कि जब वो कहता है मैं बोर हो गया हूं तो हम क्या जवाब दें, हमें समझ नहीं लगती कि उसको क्या जवाब दें। ऐसा होता है कि आप कहते हैं मैं बोर हो गया हूं, तो इसका क्या जवाब देना चाहिए उनको कि आप कहते हैं कि मैं बोर हो गया हूं क्योंकि अब आपके दोस्त नहीं आ रहे, आप दोस्तों की आपके दोस्त नहीं आ रहे, आप दोस्तों की तरफ नहीं जा रहे, और वो जो सारी एक्टिविटी होती है, पार्टी एक्टिविटी है, जब वो नहीं कर रहे और घर बैठे हुए हैं और अच्छा भला माहौल है सब कुछ, और आप कह रहे हैं कि मैं बोर हो गया हूं, तो वो क्या कहें। लेकिन जब ये कहते हैं मैं बोर हो रहा हूं, तो उसका मतलब क्या होता है? अगला सवाल क्या होता है
कि मैं अपनी बोरियत दूर करना चाहता हूँ, एंजॉयमेंट चाहिए। मैं बोरियत दूर करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं घर से बाहर जाना चाहता हूँ। जब मैं घर से बाहर जाना चाहता हूँ तो मेरी बीवी कहती है कि नहीं, तुम घर से बाहर नहीं जा सकते, तुम्हारा स्टैंड है कि तुम अकेले घर से बाहर जाओगे, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। तो फिर या तो अपनी बीवी को साथ लेके जाएंगे आप, साथ लेके तो उसकी जो खाने वाने की ज़रूरत है या बच्चों की जो खाने वाने की ज़रूरत है वो आप पूरी करेंगे, फिर आप उनको घर छोड़ेंगे। तो अब आप फिर क्या करना चाहते हैं, फिर बोर हो गए और आप फिर जाना चाहते हैं कहीं। और जब वो रोकते हैं तो इससे नाराज़गी पैदा होती है, इससे घरों में गुस्सा फिर आना शुरू हो जाता है। और जब बीवी रोकती है या माँ रोकती है या भाई रोकता है या चचा या वालिद रोकता है और नाराज़गी पैदा होती है, तो ये जो नाराज़गी है ये मरीज़ को फ़ायदा देती है कि नहीं? मरीज़ को ये फ़ायदा इस तरह देती है कि बीवी नाराज़ होके मुंह दूसरी तरफ करके वहाँ जाके बैठ जाती है दूसरे कमरे में, तो कहता है ठीक है मैं चलता हूँ, तुम रूठे हम छूटे। क्या मुझे बता सकते हैं आपके कितने ही मौक़ों पे आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरी बीवी नाराज़ हो गई है, हुन पूछेगी तो नहीं, या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे माँ बाप नाराज़ हो गए ने, हुन पूछनगे तो नहीं। तो एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए या 6 दिन के लिए जब फैमिली मेम्बर नाराज़ हो जाते हैं तो ये तो बड़ा रिलीफ है, ये तो मज़ा आ गया ना कि अब वो नाराज़ हो गए हैं, मैं जो मर्जी करूं। फैमिली इस बात को नहीं समझ रही, वो नाराज़ हो रही है। अच्छा आप मुझे बताइए कि 4 दिन से फैमिली नाराज़ है और मरीज़ अपनी मर्जियां कर रहा है। अब मरीज़ को कोई ज़रूरत पड़ गई है फैमिली को राज़ी करने की, तो कितनी देर में वो राज़ी कर सकता है? जी जी कितनी देर में? 1 मिनट में, ऐसे, ठीक है ना? तो जब चाहे वो आपको नाराज़ कर सकता है क्योंकि उसको थोड़ा डिस्टेंस चाहिए, ब्रीदिंग स्पेस चाहिए, और जब चाहते हैं कि वो आपको राज़ी भी कर सकते हैं क्योंकि उनको भी आपकी ज़रूरत है। मुझे ये बताइए कि जब आप इलाज में नहीं होते, अभी इलाज में गए ही नहीं होते और आप बोर होते हैं, तो उसका बंदोबस्त बोरियत को ठीक करने का आप खुद करते हैं या फैमिली को कहते हैं? किसी भी बंदे को अगर बोरियत हो रही हो तो उसका इलाज, उस बोरियत को दूर करने का जो इलाज है या कोई तरीका है, वो आप खुद करते हैं या अपने फैमिली मेम्बर को कहते हैं या हमसायों को कहते हैं? कभी आपने हमसायों को जाके कहा कि मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, कोई मेरे मनोरंजन के लिए आप कुछ कीजिए? देखिए, दुनिया में जो स्टैंडर्ड तरीका है बोरियत को दूर करने का, वो है कि कोई गोल सेट करें, कोई गोल सेट करें। गोल होता है कोई काम जिसमें आप मुद्दत अटैच कर देते हैं कि मैंने अगले 2 घंटे में ये काम करना है। और मैं आपको बता रहा था पहले, कुछ महीने पहले, कि जब मैंने चाय छोड़ी और मैं बहुत बोर महसूस करने लगा, 3-4 महीने बाद मुझे बहुत मुश्किलात पेश आई और बहुत बोरियत आने लगी, तो मैंने तो नहीं किसी को कहा कि मैं बहुत बोर हो गया हूँ और मेरी बोरियत का कुछ करें। मैंने अपनी बोरियत को दूर करने के लिए बेकिंग शुरू कर दी, मैंने बोरियत को दूर करने के लिए कोई स्वीट डिश बनानी शुरू कर दी, कोई खाने पकाने शुरू कर दिए। तो कुछ ना कुछ आपको तलाश करना होता है अपनी बोरियत को दूर करने के लिए अज़ खुद, क्योंकि जब आप बोर हो रहे होते हैं तो उसका आसान तरीका है कि कोई रीज़नेबली डिफ़िकल्ट काम जो है वो आप करना शुरू कर दे विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम। तो अगर आपको बोरियत हो रही है तो आप मुझे बताइए कि क्या क्या कर सकते हैं घर में रहते हुए? कोई फिल्म देख सकते हैं, कोई म्यूज़िक सुन सकते हैं, कोई लूडो खेल सकते हैं, अपने छोटे बच्चों के साथ खेल सकते हैं, बच्चों को बुला के उनके साथ कोई छोटी मोटी गेम्स उनसे खेल सकते हैं। जो भी किसी शहर के असल रेजिडेंट होते हैं, जैसे अंदरून लाहौर के लोग हैं, ये लाहौर के असल रेजिडेंट हैं, और इनमें से जो बेचैन रूहें थी वो जा चुकी हैं कहीं ना कहीं किसी दूसरे मुल्क में, और जो ज़रा चैन वाली रूहें थी वो अभी भी इधर ही मौजूद हैं। और अगर आप अभी भी लाहौर के अंदरून शहर में जाके देखेंगे कि उनके घर में क्या मसला डिस्कस हो रहा है, तो वो डिस्कस हो रहा होता है मसला कि आज की पकाना है। हाँ,
तो ये है पता लग जाए कि आज दोपहरी की खाना है, तो अगला सवाल है कि फिर शामी की खाना है, तो कल सवेरे की खाना है, तो कल दोपहरी की खाना। वो नाश्ते का पहलू है कि वहाँ नाश्ता लोग आमतौर पर घर पे नहीं बनाते, उनको बाज़ार से बेहतरीन और सस्ता नाश्ता, घर से भी सस्ता नाश्ता मिल जाता है, क्योंकि घर में जो नाश्ता अगर बनाएंगे तो थोड़ा महंगा पड़ता है। मसलन अगर आप हलवा पूड़ी बनाना चाहते हैं, चने बनाना चाहते हैं, तो 4-5 लवाजमात हैं उसके, और आप 4 आदमियों के लिए बनाएंगे आपको महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी जगह से मंगवाएंगे जो कि एक्सपर्ट होंगे इस चीज़ के, तो वो आपको बेहतर। अमूमन बाज़ार से खाना उन लोगों को मंगवाना चाहिए कि जो और कोई बहुत सारे काम करके प्रोडक्टिविटी शो कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। अगर कोई मियाँ बीवी खुद काम करके बहुत से पैसे कमा रहे हैं तो वो खाना बनाने में वक्त क्यों ज़ाया करें? वो बाज़ार से बेहतरीन खाना किसी न किसी जगह से मंगवा सकते हैं। लेकिन अगर वेले हैं मियाँ बीवी तो फिर तो उनको अपने, एक चीज़ तो ये होती है कि जो बोरियत हो रही है, तो ये सवाल जो है इसके कई जवाब हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं मुझे बहुत बोरियत हो रही है, और ये बात आप अपनी अम्मी को कहती हैं, तो वो कहती है मैं फिर क्या करूं? वो कैसे, अच्छा मैं बताओ मैं क्या करूं? तो ऐसा कभी उन्होंने पूछा? वेरी सिंपल। एक बच्चा अभी सलमान घर जाएगा तो आपको कहेगा कि मैं बोर हो रहा हूं, नहीं फर्ज करें कहेगा, तो आप कहती हैं कि अच्छा मैं फिर क्या करूं? तो फिर आप क्या कहेंगे? आप अपनी बोरियत की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे ना। तो अगर कोई बंदा कहता है मैं बोर हो रहा हूं, मैंने खुश करो, तो कितनी अजीब सी बात नहीं है? क्यों जी, कितनी अजीब सी बात नहीं है कि एक बंदा जो कि एग्जेक्टिव है और कारोबार करता है पिछले कई साल से, और उसको नहीं पता कि मुझे अपने आप को बोरियत से कैसे निकालना है अदर देन ड्रग्स। यू कैन डू एनीथिंग बट अदर देन ड्रग्स। एक ही सिंपल सी बात यह है कि मुझे बताइए कि आप कुछ भी कर सकते हैं अदर देन ड्रग्स। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि फैमिली फौरन पैनिक में आ जाती है, सोची पैजन देने के अच्छा हूँ फिर उसी की जवाब दी है। तो कई दफ़ा पेशेंट कहता है मैं अपने दोस्तों से पीछे रह गया हूँ, मेरा एक दोस्त है उसके 4 बच्चे हैं, एक दोस्त है वो डिप्टी कमिश्नर लग गया है, तो घर वाले परेशान हो जाते हैं कि अब इसको क्या जवाब दें। तो क्या जवाब देना चाहिए? असल बात यह है कि आप उसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं करते। आप कहते हैं कि अच्छा तुम दोस्तों से पीछे रह गए हो, वो कहते हैं हाँ जी मैं पीछे रह गया हूँ, कहते फिर यहो जिहा कम्मा चेंज ही होंदा है। असल मसला ये है कि हम उन सवालों की जिम्मेदारी कबूल कर लेते हैं जिनकी हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। मिसाल के तौर पर अगर आपके साथ कोई खातून मिलती हैं कहीं और कहती हैं महंगाई बहुत हो गई है, चीनी 100 रुपये किलो हो गई है, आटा बड़ा महंगा हो गया है और बहुत महंगाई हो गई है, पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया है, बिजली के बिल तो बड़े ही ढेर आते हैं, तो वो आपको ये कह रही है। अब आपके दिल में क्या ख्याल आ रहा है? देखिए बात यह है कि कई जवाब हो सकते हैं। एक जैसे आपने कहा कि आप कह सकती हैं कि अच्छा तुम्हारे हालात बड़े महंगाई की वजह से परेशान कौन है, तो मेरे पास ये 5000 रुपये है, ये तुम ले लो, और अक्सर लोग ऐसा करते हैं। लेकिन मुझे बताइए कि महंगाई कोई चीज़ होती है या लोगों की आमदनी कम होती है? हकीकत क्या है? महंगाई कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है ना? क्योंकि आज जबकि एक औरत दुखड़ा सुना रही है कि चीनी 100 रुपये की हो गई है, आटा 1100 रुपये का हो गया है, फलानी चीज़ इतनी हो गई है, तो एक और किसी अमीर आदमी की बेगम अलफता स्टोर पे अपने कार्ट में हर चीज़ उठा उठा के फेंकी जा रही है, चीज़ें 4-4, 6-6 उठा के, टूथपेस्ट ये वो फेंकी जा रही है, और फिर काउंटर पे आके तो एक कार्ड देती है अपने मियाँ का, और वो इस तरह कार्ड फेरता है। उस औरत को कोई पता है महंगाई क्या चीज़ होती है? तो जो दो लोगों के लिए रियलिटी एक ना हो तो उसमें कहीं तो गड़बड़ है। अच्छा मुझे बताएं कि लोग कहते नहीं है कि मेरे कपड़े छोटे हो गए हैं, मेरे स्वेटर छोटा हो गया है, मेरे कपड़े छोटे हो गए हैं, ठीक है? तो कभी कपड़े छोटे हुए हैं किसी के? सब कहते नहीं है, सब कहते नहीं है। तो मुझे बताएं कि कभी कपड़े छोटे होते हैं तो वो ये मानने के लिए तैयार नहीं कि वो ये हमेशा कहेंगे मेरे कपड़े छोटे हो गए।
अच्छा मुझे बताएं कि जब आप लाहौर आते हैं तो लाहौर के करीब पहुंच के आप क्या कहते हैं कि मैं लाहौर आ गया हूं या लाहौर आ गया? लाहौर आ गया। ठीक है, तो जब मेरी कोनी लग के तो गिलास नीचे जा गिरे टेबल से, तो मैं ये कहता हूं कि मैंने गिलास तोड़ दिया या गिलास टूट गया है? क्यों जी? नहीं, मैंने गिरा दिया है या गिलास गिर गया? असल बात क्या है कि मैंने गिराया है, मैंने गिराया ना, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि गिलास गिर गया है खुद ही, मैंने गिराया ना। पर मुझे ये कहना चाहिए ना कि मैंने गिलास गिरा दिया है। मुझे बताइए कि जब बोरियत हो रही होती है तो आपको मुंह उठा के घर वालों की तरफ देख के कहना चाहिए कि मैं बोर हो रहा, या आपको कुछ और कहना चाहिए? खुद कोई बंदोबस्त करना चाहिए। और जिंदगी में जब भी आपने कोई बंदोबस्त करने की जिम्मेदारी उठाई तो कर लिया ना। मुझे बताइए आप में से कौन है कि जिसने जिंदगी में कुछ भी करना चाहा और वो नहीं कर सका? आपने जिस दिन ड्रग करना चाहिए कर ली ना, ठीक, पैसे नहीं थे तो फिर भी कर ली ना, ड्रग शहर में अवेलेबल नहीं थी तो फिर भी कर ली ना, पुलिस रोक रही थी तो कर ली ना, या वालदैन सर पे चढ़ के बैठे हुए थे कि तेनू हिलन नहीं देना तो फिर कर ली ना ड्रग। वो हमारा एक पेशेंट है तो कहता है अपने माँ बाप को, तुसी मेरे नाल बन्ने हो, किड्डा जुल्म खुदा दा मेरे लो, ते तुसी जाओ जाके वो तुहाडे फलाने दोस्त दी अज शादी है ते जाके अटेंड करो। वो कहते किवें जाइए तेनू छड्ड के कल्ले, तू जाने आ ते फिर पिछों तू नशा करना है। कहते नहीं तुसी ए मैं देखो ना ताला मंगाया ते ए चेन मंगाई है ते ए तुसी मैनू ताला चेन दे च बन के ते तुसी टुर जाओ ताकि तुसी शादी ते कम अज कम दोस्तां दी अटेंड कर लो, ते ए जे चाबी ते ए जे ताला ते ए जे संगल। तो माँ बाप कहते किड्डा चंगा हो गया साडा पुत्र। तो उन्होंने ताला चाबी पे बंद किया और शादी पे चले गए। तो दूसरी चाबी, दूसरी चाबी, हाँ, तो मतलब कहने का जो काम करना चाहते हैं आप वो कर लेते हैं ना। मुझे बताएं कि आप करू हैं ना, जो करना चाहते हैं कर लेते हैं ना। लेकिन मैं आपको जो सबसे मजेदार बात बताऊं वो ये थी कि मुझे इनके चचा ने कहा कि अगर इसकी बीवी चाहे ना तो ये ठीक हो सकता है। मैं सुन के हैरान रह गया, बिकॉज ही इज ए वेरी वाइज पर्सन। तो मैंने कहा कि कैसे? मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा कि औरत में बड़ी ताकत होती है, वो अगर बंदे को बदलना चाहे तो ऐसे बंदा बदल जाता है। बात यह है कि मैं किसी फैमिली में बैठा हुआ था तो सारी फैमिली बैठ के मेरे साथ डिस्कस कर रही थी कि हमारा जो बच्चा आपके पास है जब वो वापस आएगा तो वो नशे से बगैर कैसे रह सकता है, आप हमें गाइड करें। और ये बातें करते करते उनके घर के एक बुजुर्ग ने ये कहा कि मेरा ख्याल है कि अगर इसकी बीवी कोशिश करे तो ये ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि नहीं, बीवी बेचारी क्या कर सकती है इसमें, खामद को नशे से दूर करने में बीवी क्या कर सकती है? तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब औरत में बड़ी ताकत होती है, औरत बंदे को बदल के रख देती है। मैंने कहा सो मेनी टाइम्स इट इज़ ट्रू, लेकिन जो बात आप कह रही हैं कि कोई बीवी चाहे तो खामद की टीबी ठीक हो जाए, कोई बीवी चाहे तो मलेरिया ठीक हो जाए, कोई बीवी चाहे तो डायबिटीज़ ठीक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। हम ये कहना चाहते हैं कि किसी मरीज़ की बीवी के ऊपर फैमिली का ये दबाव नहीं होना चाहिए कि तुमने अपने खामद को नशे से निजात दिलानी है। सारी फैमिली का कंबाइंड काम है, सारी फैमिली का इकट्ठा काम है, ये एक बंदे का काम नहीं है, ये सारी फैमिली का इकट्ठा काम है। लेकिन हर फैमिली हमारे सामने बैठ के इस उम्मीद का इजहार करती है या इस यकीन का इजहार करती है कि हमारे मरीज़ की बीवी अगर चाहे तो कुछ ऐसा करतब कर सकती है कि जिससे ये नशे से दूर हो जाएगा। आपने सिगरेट छोड़े, इसमें बीवी का भी किरदार होगा कुछ ना कुछ। लेकिन जब मैंने उन साहब को पूछा कि आप ये कैसे कहते हैं, या गौर सुनिएगा कि कैसे कहते हैं कि इसकी बीवी चाहे तो इसको नशे से निजात दिला सकती है, तो उन्होंने कहा कि मेरी बीवी ने मुझे बदल दिया है।
तो मैंने कहा ये आप खुश नसीब हैं कि आपको ऐसी बीवी मिली जिसने आपको बदल दिया, लेकिन आप बताएंगे कि कैसे? तो उन्होंने कहा कि एक दफ़ा मुझे बहुत गुस्सा आया, तो मेरी बीवी शीशा लेके आ गई कि देखो शीशे 'च अपनी शक्ल गुस्से 'च तुसी किवें दे लगदे हो। अच्छा, अब मुझे बताइए कि ये तो वो भले मानस खुद थे, और ये जो इन्होंने सिगरेट छोड़े तो ये भले मानस खुद थे। आप यूं समझ लीजिए कि अगर आपका वास्ता, यानी किसी बीवी का वास्ता किसी भले मानस से पड़ गया है तो इम्कान है कि वो बात मान भी ले, लेकिन ये कोई नुस्खा नहीं है, ये कोई नुस्खा नहीं है। लेकिन मैंने बीवियों को अपने खामद की बहाली में बहुत अच्छा किरदार अदा करते देखा है। यहाँ एक बीवी बैठी हैं, वो अच्छा रोल प्ले करती हैं और वो उसके साथ आती हैं सेशन में, ये मददगार हो सकता है। वो घर में कोई बात हो तो बाकी फैमिली मेम्बर्स को कन्वे करती हैं, अपने खामद के दबाव में नहीं आती, ये मददगार हो सकता है। लेकिन बाकी फैमिली मेम्बर भी साथ देते हैं तो बात बनती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये भी जो तस्वर है कि नशा वो करता है जो कोई बुरा इंसान होता है, तो ये भी ठीक नहीं है। नशा वो करता है कि जिसका मूड ख़राब होता है, और नशे की बीमारी उसको लगती है जिसकी जीन्स में कोई प्रॉब्लम होता है। लेकिन जब कोई नशा करने लगता है और जब कोई एडिक्शन में चला जाता है तो करैक्टर डिफेक्ट्स उसकी तरफ आने लगते हैं, उसमें जमा होने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बंदा, देखिए कोई बंदा बहुत बेहतरीन इंसान हो सकता है, लेकिन अगर आज वो अल्कोहल इस्तेमाल करता है तो 6 महीने बाद उसमें खराबियां आनी शुरू हो जाएंगी। और अगर वो अल्कोहलिक हो जाए तो 5 साल के बाद उसकी ज़िंदगी एक डरावने ख्वाब की तरह नज़र आएगी। तो जो करैक्टर डिफेक्ट्स हैं वो नशे का कैरियर शुरू करने के बाद आने शुरू होते हैं। देखिए पहली बात तो यह है कि ये ब्लेम गेम ख़त्म होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि तमाम फैमिली यूनाइटेड हो इस एक मामले पे, इस एक एजेंडे पे यूनाइटेड हो फैमिली, कि हमने इसकी मदद सिर्फ करनी है नशे से निजात में और किसी चीज़ में मदद नहीं करनी। अब यहाँ जो भाई बैठे थे वो ये बात समझ नहीं पाए। जो मैं समझ पाया हूँ वो ये बात है कि वो कह रहे थे ऐसा वाकया कि किसी लड़की की शादी हुई और उसको पता नहीं था कि उसका हामद नशा करता है, पहली बात। दूसरी बात, अब उस लड़की से ये तवक्को रखी जा रही है कि वो खामद को नशे से निजात दिलाए। और तीसरी बात, वो ये समझ रहे थे कि ये हमारा आइडिया है, क्योंकि हमारा आइडिया तो ये नहीं था। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक बहू पे ये जिम्मेदारी डालना ये कोई ज़रूरत से ज़्यादा बात है। ये जिम्मेदारी तमाम लोगों की मिली जुली जिम्मेदारी है जी। ये जो मीटिंग हो रही थी उसके बारे में मैंने आपसे 1-to-1 मीटिंग भी करनी है, और मैंने उन सब को रिक्वेस्ट की कि आप 4 दिन के लिए सब लाहौर आएँ और हर रोज़ आएँ और आपकी मौजूदगी में और मेरी मौजूदगी में बैठ के तय करें कि आइंदा क्या करना है। यानी जो 4 लोग मैंने बुलाए उनमें से एक आपकी वालदा, एक आपकी वाइफ, और एक आपके भाई, और एक कोई और थे जिनको मैंने कहा कि आप चारों आइए और आप बैठें और मैं बैठूं और तय करें कि इलाज के बाद क्या करना है और क्या नहीं करना। तो आपने भी ज़रा सोच के रखना है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को वो लोग आएंगे, हर रोज़ आएंगे, हर रोज़ मेरी, आपकी और उनकी मुलाकात होगी, और उसमें हमने संजीदगी से बैठ के इस एक मसले का हल निकालना है कि करना क्या है। अगर आप में से किसी ने मुझसे मशवरा किया हो तो मैंने हमेशा ये कहा है कि अपने बेटे की शादी सच बोल के कीजिए। अगर आप अपने बेटे की शादी करना चाहते हैं जिसने नशा छोड़ा भी हुआ है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि जो नशा कर रहा है, जो नशा कर रहा है उसकी शादी तो होनी ही नहीं चाहिए, और जो नशा छोड़ चुका है उसकी शादी बता के होनी चाहिए। अगर बता के शादी नहीं करते तो उससे बहुत ख़राबी पैदा होती है और बहुत रंजिशें जन्म लेती हैं। तो ये चंद बातें हैं, क्योंकि हम जो भी नज़रियात यहाँ बताते हैं वो साइंटिफिक नज़रियात होते हैं, लेकिन मैं जिक्र कर रहा था कि लोग ऐसा समझते हैं कि उनकी बहू उनके बेटे को नशे से निजात दिला सकती है। और मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ऐसी कोई बहू हो नहीं सकती कि जो तन्हा अपने कंधों पर
इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा सके। नशे की बीमारी से निजात हासिल करने के जो पहलू हैं बहुत कसीर हैं। एक, इलाज करने वाले 2 फैमिली मेम्बर्स, 3 खुद मरीज़। ये तीनों की मिली जुली जो कोशिशें होती हैं उससे आखिरकार कामयाबी नसीब होती है। आज की दौर में यानी सन 2021 में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी और मेरी ज़िंदगी में है वो है रिलेशनशिप। और अगर आप रिलेशनशिप को ख़राब करते हैं तो फिर बाकी काम तो कोई ठीक होने वाला नहीं है। रिलेशनशिप को ठीक रखना इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। मैं आपको बताता हूँ कि अगर मेरी और आपकी ज़िंदगी में रिलेशनशिप की गड़बड़ है तो समझे खैर नहीं है जी। वो तो ऑब्सेशन है ना, वो तो एक नफ्सियाती बीमारी है जिसका इलाज करने की ज़रूरत होती है। जब एक ज़हन में कोई बात चलना शुरू हो जाती है और ज़हन में फंस के रह जाती है, जैसे हाथ धोने का ख्याल या कोई और वहम या कोई ना कोई काली बिल्ली रास्ता काट गई है, तो आपके ज़हन में ये बात सारा दिन परेशान करती रहेगी कि मेरे आगे से काली बिल्ली गुजरी तो ये हो गया या वो हो गया।